बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला इस वक्त जारी है और इंतखाबात 2024 के लिए, लेकिन बेशतर जमातों की जानिब से इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो तारीख है उसको बढ़ाया जाए, 2 दिन का इजाफा किया जाए, लेकिन 8 फरवरी की तारीख में रद्दोबदल किए बगैर वो कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की जा सकती है। इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी दरखास्त दायर की गई है और बेशतर जमातों की जानिब से भी ये दरखास्तें मौसूल हुई हैं। अब इसके ऊपर फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ये कहते हैं कि अगर कल के दिन तक इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाता तो फिर हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। तो इस ज़िमन के अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी इलेक्शन कमीशन को कि 22 तारीख से पहले आप फैसला कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला होगा या नहीं मिलेगा। अब वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो फैसला भी बाकी है। दीगर जमातों की जानिब से जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन थी, उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई हुई थी कि बल्ले का निशान हमें दें, तो उन्होंने वो दरखास्त वापस ले ली है और बल्ले की बजाय वो पगड़ी का निशान मांग रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी भी अपने इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने पे अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि उसका आगाज कब से होगा। शेड्यूल तो कर लिया गया कि पूरा 1 महीना जल से जुलूस होंगे, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आए रोज वर्कर्स कन्वेंशन का इलाकात कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कहते हैं कि नफरत की सियासत को खत्म होना चाहिए, किसी को गद्दार कहना या इंतकाम की सियासत जो है ये हमें बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएगी। वो पैगाम किसको दे रहे हैं इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अभी तक अगर किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर पाई तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, पंजाब के अंदर क्या मुश्किलात का सामना है और सिंध के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में अपना लाहेअमल क्या तय करेगी। तो इसी मजमूई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने। मैं तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। महमूद मौलवी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। जब तमाम जमातें इस हवाले से मुत्तफिक हो चुकी हैं कि किस तरफ को जाना है या किसके साथ इत्तेहाद बनाना है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अभी तक किसी से ना होने वाला इत्तेहाद वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कामयाबी है, मजबूती है या कमजोरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना इसमें मैं कहूँगा मजबूती ना कमज़ोरी, कुछ चीज़ें हैं जो कि बस में नहीं है। मैं एग्जांपल आपको दूं, पंजाब में जो हमारे इत्तेहाद नहीं बने, हमारे 45 से 50 कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्टेबल्स हैं, जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। PML NK भी उसी हिसाब से होंगे। तो अभी आप ये देखें ना, हम कैसे इत्तेहाद करके सीट एडजस्टमेंट करें। हम अपने लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि उस 50 आदमी में से होएगा जी 15 को बोले बैठ जाएं या 20 को कहें बैठ जाएं या 5 को कहें बैठ जाएं, तो ये उनके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। जहां इत्तेहाद होती है, जहां 1-2 सीट होते हैं एडजस्टमेंट हो जाता है, जहां ज्यादा होता है तो देखिए एडजस्टमेंट नहीं होते। इत्तेहाद बिल्कुल इलेक्शन के बाद बैठ के इत्तेहाद करेंगे, जो भी जीतेगा हारेगा उसके साथ बैठ के देखिए। उसकी वजह कि हम तो वैसे भी मैं कह रहा हूं कि आने वाली गवर्नमेंट एक जो है इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, तो उसमें इत्तेहाद हम भी करेंगे और मेरे ख्याल से दूसरी पार्टीज भी मुल्क के मफाद में इत्तेहाद करेंगे। कोई पावर के उसमें नहीं। देखिए, पीपल्स पार्टी भी जो जरदारी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी मुल्क के मफाद में हम सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और कोई भी पार्टी सिंगल हैंडेडली इस मुल्क को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकाल सकती। अब जब कोई भी नहीं निकल, अच्छा यही चीज नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, सिर्फ जो है थोड़ा सा लहजा फर्क है। वो भी कह रहे हैं कि जी हम जीतेंगे तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो बात सिर्फ वो ये कि जरदारी साहब ने क्लियर कट कह दिया कि जी जो है नेशनल गवर्नमेंट को वो भी देख रहे हैं, ठीक है ना। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे नहीं हम जीतेंगे उसके बाद हम नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, बात वही है। अब हमें ये देखना है कि देखिए मुल्क के इंटरेस्ट में क्या है। इस वक्त मुल्क के इंटरेस्ट में ये है कि सब लोग हम इलेक्शन लड़ें और एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें। जो भी रिजल्ट्स आता है, जो जीतते हैं हारते हैं,
उसको मद्देनजर रखते हुए उसको हम आगे लेके चले। ये ना हो ना कि देखे इलेक्शंस के बाद हम रिजल्ट्स को ना माने। देखे ये तो हमारा कल्चर बन चुका है कि देखे 2018 के रिजल्ट्स जो है दूसरी पार्टीज नहीं मान रही थी, आज जब 2024 के आएंगे तो वो पार्टी जो कि 2018 में थी आज वो नहीं मानेगी। तो ये तो चलता रहता है, मगर ये देखना है कि हमें आगे कैसे जाना है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, दो बड़ी पार्टियां हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें हम अभी भी मैं एक टीवी चैनल पे कह रहा था, हम एक दूसरे के ऊपर ये माजी के कीचड़ों को उछाल के ये हमें सबको एज अ पाकिस्तानी जेब नहीं देता। हम इसको चोर कहें, उसको बुरा भला कहें, फलाने को कहें, देखिए हम आगे चले। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के एक साथ अपने मसाइल खुद हल करेंगे तो दूसरी ताकत जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। जब हम अपने ही जो है कपड़े जिसको बोलते हैं ना एक दूसरे के उतारेंगे तो फिर दूसरे उसको मौका मिलेगा, दूसरे मुल्कों को मौका मिलता है कि जो हमारे इस मुल्क को डैमेज करने का, कि देखे जी वो फलानी पार्टी ये कह रही थी उसके लिए, वो पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए ये कह रही थी। पॉलिटिक्स है, बिल्कुल इलेक्शन लड़े, जो जीतता है जो हारता है, देखे हर आदमी नहीं जीतेगा, कोई हारेंगे कोई जीतेंगे, मगर सबको लेके साथ चले। एक दफा हम बहरान से निकल जाए उसके बाद जो है देखे पॉलिटिक्स है पॉलिसीज बनाने का। इस वक्त अवाम किस मसाइल में गुजर रही है हम सब जानते हैं। हम तो माशाल्लाह सब साहिब हैसियत है जो बैठे, जो हमारे शो पे भी बैठे हम लोग सब। आप ये देखें डाउन द लाइन क्या मुश्किलात है, इसको हम ही लोग बैठ के सब मिलके इनको निकालेंगे इस जो महंगाई से, बेरोजगारी से। देखिए इकोनॉमी जब तबाह हो रही है, आज 22% के ऊपर कौन इंडस्ट्री लगाएगा? जब इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो रोजगार कहां से देंगे? हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, पॉपुलेशन कहां से कहां चला गया है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। जैसे मिसा के जमहूरियत बनाया था, लेकिन महमूद मौलवी साहब, सारे पॉलिटिकल पार्टीज महमूद साहब अगर बात की जाए ये जो है कि आवाम को मसाइल का सामना है, इस गर्दाब से हम निकालेंगे, इस बहरान से हम निकालेंगे, आप ज्यादा दूर ना जाएं। आप 2008 का जो जमहूरी तसलसल दोबारा शुरू हुआ था उससे लेके अब तक देख लें, हर पार्टी के मंशूर में यही होता है, हर पार्टी के नारों में यही होता है, आम आवाम के मसाइल यही होते हैं, हर इलेक्शन में यही चूरन बेचा जाता है। क्या समझते हैं कि वो फैसला कब होगा कि जिसके बाद अगले मंशूर में ये नहीं होगा कि हमें खते गुर्बत की लकीर से ऊपर आना है, बल्कि हमें यह होगा कि हमें तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़े होना है? तो यहां से लेके वहां तक का सफर वो कब तक होता देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल से अब आवाम भी मैच्योर हो चुकी है और पॉलिटिशियंस भी अपनी बहुत सारी गलतियों को करके, देखिए इंसान है, सब गलतियां सबसे होती है, उन गलतियों को करने के बाद आज वो भी ये रियलाइज करते हैं कि हमें अभी इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है। और जो मैं स्पेशली कहूँगा जो नए बच्चे आए हैं, जो नई पौध आई है, मैं इसलिए कहूँगा जवान, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, जो नए लोग आए हैं वो हमसे कम से कम मैं अपने लिए कहूँगा कि वो ज़्यादा जो है इस मुल्क के हमदर्द और इस मुल्क के अंदर जो है लेके आगे जाना चाह रहे हैं इस मुल्क को। तो आज माइंडसेट चेंज हो गया है। नौजवानों से भी कहूँगा कि खुदारा अपने माइंड को खुले दिमाग से देखें। आप लोग जो है पढ़े लिखे और मेरे ख्याल से ओपन माइंडेड नौजवान हैं। अगर कोई गलत मार्केटिंग करके माइंडसेट आपको पॉइजन कर रहा है तो उसमें ना पड़े और आप ये देखें कि यही मुल्क को हमको लेके आगे जाना है। हम अगर इस मुल्क को डैमेज करेंगे इंटरनेशनली, वहां पे जाके बाहर जाके इस मुल्क के बारे में गलत कहेंगे तो नुकसान किसको होगा? इस मुल्क को होगा। नुकसान कुली तौर पे मुल्क का भी तो है यही, लेकिन उसके साथ साथ आपके इनफरादी तौर पे भी आपकी साख का है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का है कि आप जब इस तरह की बात करते हैं तो कदम तो आप पे भी आती है। कैसर अहमद शेख साहब, सवाल ये मैं आपसे वापस आता हूं इस पे, लेकिन बुनियादी सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दरखास्त दायर कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन में कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला है उसके दिनों के अंदर इजाफा किया जाए, 2 दिन कम से कम इजाफा कर दें। एक पार्टी जो है जब उसे मालूम है कि इलेक्शन होने वाले हैं, वो आपके ऊपर से वो गुबार भी छट चुका था, उसके बावजूद भी जो इंटरव्यूज थे वो वक्ती तौर के ऊपर
क्यों नहीं वक्त पे किए गए? और फिर बाद में जो कागजात जमा करने का सिलसिला था वो सभी को मालूम होता है कि कितना अरसा उसमें लगता है, तो उसको टाइमली क्यों नहीं किया गया कि अब जाके दरखास्त दायर करना पड़ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, मैं खुद चंजोड़ में मौजूद हूँ, अपने कागजात जमा करवा रहा हूँ एक सिलसिले में। जो ये फॉर्म बने हैं ना, ये पता नहीं क्या वजह है, हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मेरे जैसा बंदा जो कि 7वां इलेक्शन लड़ रहा है, इसमें इतनी डिटेल्स मांगी गई हैं अननेसेसरी, और इतनी ज़्यादा चीज़ें कही गई हैं कि वो अगर डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई एक्सटेंड करे तो उन्हें जायज़ तौर पे कहा। अननेसेसरी से मुराद आपकी क्या है? मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट मांगे गए। आप हर किस्म की अपनी यूटिलिटी के क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें, आप पूरी डिटेल्स दें, अपने 3 साल के जो गोशवारे हैं आपकी वाइफ के, वो सारे। ये कोई आसान चीज, मेरे जैसा जो बिजनेसमैन है जिसकी सारी उम्र फाइनेंशियल मैटर्स में हो गई है, मैंने देखा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरह हम ये क्या हम चाह रहे हैं? हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो इसको वो इतना नीचे करना चाहती है। देखिए, कोई ना कोई गुंडी उसमें रखी गई है कि कोई ना कोई चीज निकल आए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये 3 दिन में बड़ी मुश्किल से दिन रात क्यों लगेगा, तो तब उसको मुकम्मल करेगा। आपने फॉर्म, सिंपल से फॉर्म थे, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इतनी चीजें उसमें डाल दी, और जरूरत भी नहीं है, अननेसेसरी है। कोई जो देखिए ना, रेलेवेंट बात है। एक आप कह रहे हैं, आप शेख साहब कह रहे हैं कि मुश्किल पेश आ रही है कागजात जमा करने में। उनसे ज्यादा तो मुश्किल नहीं है ना जिन्होंने कागजात जमा कर लिए और वो कह रहे हैं कि हमारे जमा नहीं हो रहे। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि जमा नहीं हो रहे तो कोई वजह है ना, कई उनकी फॉर्मेलिटी बाकी है तो जमा नहीं हो रहे। कई किस्मों के सर्टिफिकेट उनको चाहिए, कई किस्मों की जो आप क्या जरूरत है जी, आप एक नया बना दे, ये कहते हैं जी नया अकाउंट बनाएं और उसका बैंक का नया अकाउंट बनाएं और उसमें सारी चीजें दर्ज करेंगे क्या खर्च करें। अब मैं आज बैंक में गया हूँ, बैंक वाले कहते हैं कि आप अपना पूरा करें थंब इम्प्रेशन और सारी चीजें, और हम इजाजत लेंगे पहले कि नया अकाउंट खोल रहे हैं। अब 2 दिन तो वो लगा देंगे, एक नया सिर्फ अकाउंट देना जो इन्होंने, और वो इससे पहले नहीं खोल सकता। वो कहते हैं उसी वक्त खुलवाएं, नया इलेक्शन खुलवाएं, नया अकाउंट खोलें। पिछले अकाउंट है सारे, उसी अकाउंट में अगर मैं दे देता हूँ, फर्दर जो उसमें आएगी ट्रांजैक्शन वो ऐड हो जानी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ इसमें बॉटलनेक्स हैं जो कि खामखा जिसकी जरूरत नहीं है वो दी गई है। वो सर्टिफाई करा के लाए और फिर जाके बैंक के स्टेटमेंट दे, और पिछले तमाम जो इनकम टैक्स के आपके। अच्छा, अब फर्ज कीजिए किसी जगह, आज मैंने अपने चेक किया कि जो हमारे इस्लामाबाद में लाजिस की, और इनके सब 3 महीने हो गए, वहाँ के हमारे कुछ लोगों के मेंबर उनके पास लाजिस अपनी जगह पे है, उनके अभी कोई बिजली का बिल आ गया होगा, कोई गैस का बिल आ गया होगा, वो सारे उसे जाके सर्टिफिकेट लें जाके कि आपकी क्लियरेंस है। इतना आसान है कि मैं बैठा हूँ यहाँ। लेकिन शेख साहब अगर ये है तो कुलिया सभी के लिए है, ज़ाब्ता अखलाक तो सभी के लिए, किसी एक फर्द, किसी एक जमात, किसी एक गिरोह के लिए तो है नहीं। तो जो अभी तक अपने तमाम कागजात जमा कर चुके हैं और वो आरओ के पास जाना चाहते हैं, तो वो भी तो ये पूरी तैयारी करके ही आए होंगे ना? नहीं, पर अभी बहुत से लोग रह गए। मैं नहीं कह रहा कि हमारे लिए, मैं तो तमाम लोगों के लिए कह रहा हूँ कि इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। जो लोग भी करना चाहते हैं अप्लाई, उनको आसान बनाना चाहिए। ये इतना मुश्किल करके निकालने क्या बाले हैं, क्या इलेक्शन कमीशन चाहता है 3 दिन में ये खुद। और जो ब्यूरोक्रेट जो है ना, मैं कह रहा हूँ मेरे जैसा बंदा जिसकी जिंदगी गुजर गई है यही फाइनेंशियल मैटर में, उसके लिए इतनी कॉम्प्लिकेशन है, तो बाकी आम आदमी क्या करेगा? ये बहरहाल हम कर लेंगे, ये नहीं कि हम नहीं, लेकिन दिन रात यही काम करेंगे, रात को 12 बजे तक बैठ के कंप्लीट करेंगे। सुबह अगले बैंक वाले ने अगर देना है, आपका स्टेटमेंट देना है या नया अकाउंट खोलना है, आप जाइए ना बैंक के पास, वो सारा बायोमेट्रिक करवाएं, और उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक मेरी एज में वो मिलता नहीं है, उससे आसान नहीं होता। आप जाके किसी भी मशीनों पे जाएं, बायोमेट्रिक ही नहीं होता, तो क्या करोगे? वो रुका रहा। चले इस पे एक और सवाल है, वो मैं तैमूर तालपुर साहब से करने के बाद वापस आप पे आता हूं। तैमूर तालपुर साहब,
आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि नफरत और तकसीम की सियासत हो, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इशारा किस तरफ है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ी जनरल बात है जो ना कि सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब पर सदर जरदारी साहब भी रिपीट करते रहते हैं कि हमें आगे जाना है, वी हैव टू मूव ऑन। हमारा जो माहौल था सियासत का, उसको इन पिछले 3-3.5 सालों में पीटीआई ने तबाह बर्बाद कर दिया है। कोई एथिक्स नहीं छोड़े, कोई नॉर्म्स नहीं छोड़े, कोई मॉरल नहीं छोड़ा। उससे हमें हटना है। ऑफ कोर्स इलेक्शनें करनी है, मुकाबले करने हैं, जो जीत के आएगा उससे अपनी हुकूमत बनानी है। और ये सारी चीजें इज्जत के, प्यार के दायरे में रह करके भी की जा सकती हैं। ये मैं समझता हूँ जिस तरह से आजकल खसूसन एमक्यूएम ने जो जबान इख्तियार की है, जिस तरह की हेट पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, ये हमें कहीं अच्छी जगह नहीं लेके जाएगी। और ये एक अच्छा टाइम है वार्निंग देने का कि भाई अभी भी टाइम है, सुधरने की तरफ जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं, नफरत से ना फैलाएं। लेकिन आपके साथ वो इत्तेहादी रहे हैं, जब इलेक्शन की बारी आती है तो आपको लगता है वो नफरत की सियासत कर रहे हैं, इत्तेहाद की बारी आती है तो आपको लगता है मोहब्बत और भाईचारे की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए जी, ये ऐसी जमात है जिसके साथ हमारा बनता नहीं है एक साथ चलना। उनकी जो रही है, उनका जो पास रहा है, जिस तरह से उन्होंने ये, जिस तरह से उनके पुराने मोरेल्स थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम, भटकाना दो, आग लगा के दर्जन लोग मार दो, ये सारी चीजें एमक्यूएम की तो थी। ये सब कुछ हमने क्यों आज पूरा फैसलाबाद में कौन रहता है? फैसलाबाद में पंजाबी को कम रहते हैं। महमूद मौलवी साहब, आप भी इस वक्त सिंध की आपके पास सदारत है, आईपीपी की जिम्मेदारी है, तो सिंध के अंदर क्या किसी इत्तेहाद के साथ मैदान में उतरेंगे? और अगर इत्तेहाद होगा तो पीपल्स पार्टी के साथ होगा या दूसरे अलायंस के साथ होगा? और उस इत्तेहाद के मकासद क्या होंगे? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि इस वक्त जो हम उतर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना वक्त कम है कि इस वक्त इत्तेहाद हो। और अगर इत्तेहाद हो, देखें, इत्तेहाद होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है और किसी और पार्टी से भी हो सकता है इसमें, क्योंकि देखें, सिंध में पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। एमक्यूएम भी है, जमात इस्लामी भी है, देखें ना, बल्दियात में जमात इस्लामी काफ़ी एग्रेसिव है, टीएलपी भी है, तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कहीं इत्तेहाद हो जाता है तो इसमें कोई कबात नहीं है और हम इस वक्त ओपन है, मगर फिल वक्त हम अभी तक किसी के साथ हमारी पार्टी ने इत्तेहाद नहीं किया। अच्छा, आईपीपी सिंध में से कितनी नशिस्तें निकालने की सलाहियत रखती है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त फिगर्स के ऊपर आपको एग्जैक्ट, मैं कोई तकरीबन 25 से 30 जो है कैंडिडेट जो है मैं कराची में उतार रहा हूं, ठीक है ना, जो कि कराची से कॉन्टेस्ट करेंगे 25 से 30 कैंडिडेट, और इंटीरियर से बिल्कुल ज़रा कम करेंगे। उसकी वजह है कि मेरी कंसंट्रेशन इस वक्त कराची पे ज़्यादा है। इंटीरियर से मेरे ख्याल से हम 5-6 कैंडिडेट या मेरे ख्याल से मैक्सिमम 8 से 10 कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। यानी ये तो मजमूई तौर पे तकरीबन 25 के करीब बनते हैं, ऐसा ही? नहीं, 25 देखिए, मैं नहीं, कराची और पूरा इंटीरियर, पूरा सिंध मिला के 50 के करीब बनेंगे। 50 के करीब, 50 प्लस ही जाएंगे। ठीक ठीक। कैसर अहमद शेख साहब, सर अगर बात करें कि अभी जितने भी लोग इंटरव्यूज़ के लिए आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, अशरफ अंसारी साहब आए, आज तहमीना दौलताना साहिबा का मामला मंजर-ए-आम पे आया कि मरीम नवाज साहब ने ये पूछा कि आपने पार्टी के लिए क्या किया है, तो आगे से जवाब उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने हल्के के लिए किया है, हल्के की आवाम के लिए किया है, इससे ज़्यादा कि मैं मर जाऊँ, ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जहाँ पे आप पुराने लोगों को राम कर रहे हैं, आप 15-15 साल बाद चौधरी शुजात से जाके भी मुलाकात करने की ख्वाहिश रख रहे थे और मुलाकात कर भी आए, आईपीपी के साथ भी आप इत्तेहाद की बातें कर रहे थे, तो जो अपने नाराज लोग हैं उनको मनाने की तगदो क्यों ना की गई? चौधरी निसार साहब को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। जी देखिए, बात सुनिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऐसी जमात है कि जो सबको साथ लेके
हमेशा चलती रही। आपने जो ये 2-3 जिक्र किए तो इसमें तो देखें ना, दोनों तरफ से जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ अकोमोडेशन का नाम है। वन साइडेड कहीं भी नहीं होती सियासत में दोनों साइडों से दिलचस्पी हो तो तब होता है। अगर एक कोई हमारे यहाँ प्रोमिनेंट रहा और अगर आज वो मुस्लिम लीग में दिलचस्पी नहीं ले रहा तो उनको जबरदस्ती तो नहीं मायल किया जा सकता। देखिए, ओपनली सबको कहा गया कि आप अप्लाई करें, पार्टी में अप्लाई करें। अब जिन लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पार्टी में, होना चाहिए ना। इसमें तो पार्टी सबकी होती है, पार्टी में रंजिशें नहीं होती, ना अनाएं होती हैं। और पार्टी में जब ये कहा गया कि सारे लोग जो भी चाहते हैं। शेख साहब मसद एहतराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने तो नहीं कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हम इत्तेहाद करेंगे। आप गए, बात चली, बात चलने के बाद वो आगे निकल पड़ी। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जब बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, तो इससे ज्यादा पैगाम और क्या होता है? मियाँ साहब को पैगाम भिजवाना चाहिए था। साबिक वज़ीर आज़म रहे, आपकी पार्टी को मुश्किल वक्त में उन्होंने लीड किया। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी हमारी पार्टी में रहे। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पार्टी ने एप्लीकेशन मांगी है कि जो भी पार्टी में अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर दे। अब इसमें तो किसी की अना नहीं है ना। अगर वो कोई आना ही नहीं चाह रहा, पार्टी में अप्लाई ही नहीं करना चाहता, तो आप क्या कहते हैं? उनके बाद जाके उनको फिर एक को इनवाइट अगर जाके उनको कहेंगे तो दूसरे को उसके मुकाबले के कैंडिडेट को इतराज होगा कि मेरे घर में तो आए नहीं, इनके तो घर में जाके कर रहे हैं। ये होता नहीं है। देखिए, सबके लिए बराबर के मौके होते हैं। जिनकी खिदमत रही हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जब इलेक्शन में पार्टी टिकट मांगते, मैं इतने अरसे से पार्टी में हूँ, 31 ईयर से हूँ। मुझे तो पार्टी, मेरे पास तो कोई उनका बंदा नहीं आया कि आप पार्टी के लिए टिकट के लिए अप्लाई करिए। मैंने ही उनको रिक्वेस्ट की ना। कुछ ना कुछ तो बोर्ड जब बनता है तो बोर्ड में तो सारे शामिल हैं ना, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग शामिल हैं, पार्टी के ही सारे तमाम लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको एक दूसरे के करीब आना चाहिए और एकोमोडेट करना चाहिए। पार्टी तो वेलकम करेगी। अगर पार्टी में ये आते, कोई निसार साहब अप्लाई करते, शायद खाकान साहब करते, तो हमें क्या एतराज़, ये तो हमारी सर आंखों पे होते। लेकिन अब मैं इसमें, आप खुद सारी बातें समझते हैं, हमेशा पार्टियों में इख्तलाफ राय तो होता है। इख्तलाफ राय, अभी दानियाल अजीज साहब ने इख्तलाफ राय किया, पार्टी ने उनको मना लिया, या वो पार्टी के साथ उन्होंने एकोमोडेट कर लिया। तो ये चीज़ तो होती है और होना भी चाहिए। सब जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है, गिव एंड टेक का, एकोमोडेशन का। और मैं मुल्क की भी यही बात करता हूँ कि पार्टियों में भी और अपने मुल्क में, हमने तो, हमारे यहाँ क्या हो गया है कि एक दूसरे के साथ रंजिश या अनाएं या वो कि कौन पहले बात करेगा, इनिशिएटिव कौन लेगा, इससे मामलात हल नहीं होते। सबको एकोमोडेट करना। मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टियों का क्या हो रहा है, पीटीआई और मुस्लिम लीग में क्या मसला है? मसला ही यही है। हम कहते रहे इनको उनके दौरे हुकूमत में कि हमारे साथ बैठे चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, बार बार कहा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, अपने प्रोग्राम में चेयरमैन था फाइनेंस कमेटी का, मैं उनको कहता था मैं हट जाता हूँ चेयरमैन, हमारे आ जाए कमोका साहब हैं, वो भी आ जाए, हो सकता है उनको चेयरमैन इलेक्ट कर लिया जाए। आए तो सही, वो हट के बैठ गए। अब अगर कोई नाराज होकर बैठ जाता है ना तो उसकी फिर गुंजाइश निकल नहीं सकती। ये जनरल होता है, कोई एक बात एक जगह नहीं है। जो पीटीआई ने सबसे बड़ी गलती की है, जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो वो 150-55 मेंबर थे उनके कौमी असम्बली के, बहुत एक मेंबर अपनी जगह पे बहुत अहमियत रखता है, वो सब रिजाइन करके चले गए जी, हम तो रिजाइन कर रहे हैं। तो ये है ना कट्टी वाली सियासत है, ये कट्टी वाली सियासत नहीं होती और वो नाकाम हो जाती है। सबको, हमारा मुल्क है, मुल्क सबका है और मुल्क के लिए अनाएं खत्म करनी पड़ेंगी। हमारा रंजिशें ही मसला है। मैं समझता हूँ हमारा मुल्क जो तरक्की नहीं किया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो टर्माइल है ना, हमारा पॉलिटिकल टर्माइल, जो वो हमारे, मैं देखता हूँ देहातों में भी है, अपनी फैमिलियों में भी यही है, हमारे पूरे मुआशरे में ये रच बस गया है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो कहता है जी मैं पहले बात क्यों ना करूं, वो मुझे क्यों ना कहे। इससे अलावा और कुछ नहीं है। जरा सी कोई बात किसी तरफ से हो जाती है, यानी किसी की गलतियों की निशानदेही करना आसान है, उसका हल कौन निकालेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। ये मैं आपके पास जब वापस आऊंगा तो उसी का जवाब जानने की कोशिश करूंगा। तैमूर तालपुर साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि ना तो फील्ड है ना ही लेवल है, तो दूसरी तरफ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कागजात नामजदगी में तौसी के हवाले से बात कर रही है, हल्का बंदियों के ऊपर वो एतराज़ात भी उठा रही है कि एक एक हल्के को की जो उसकी आबादी थी वो 4-4 हल्कों में तकसीम कर दी गई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कोई एतराज़ात हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खुदा पे भरोसा करके मैदान में? जी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। अब मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पे कोई एतराज़ात हैं, कोई गिले हैं, या आप समझते हैं कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मामूल के मुताबिक हैं? देखिए जी, गिले शिकवे तो हमें हैं, पर मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन बेहतर काम कर रही है। जो हमें उम्मीद थी इलेक्शन कमीशन से, जो हमें उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो तकरीबन जो जायज़ बातें थी हमारी, वो मेरे ख्याल से सयाह में कुछ गिले शिकवे अभी भी हैं डीलिमिटेशंस पर मेरे ख्याल से ये टाइम गिले शिकवे करने का नहीं है। ये टाइम कोई बहाना करके इलेक्शन डिले करने का नहीं है। ये वो टाइम है जब आपको अपनी ताकत, आवाम में अपनी पॉपुलैरिटी का जायजा लेना है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम खड़े हुए हैं, खुले मैदान में खड़े हुए हैं। हमने किसी के साथ कोई पार्टीज के साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं की है, किसी के साथ हमने अलाइन नहीं किया है अपने आप को, ताकि हम भी यही चाहते हैं कि हमें पता चले हमारा वोट सिंध में कितना है, हमारा वोट पंजाब में कितना है, हमारा वोट केपीके में कितना है, और हम सिंगल सोली इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और उसका नहीं, आप सिंगल कह रहे हैं तो केपी में JUIF से इत्तेहाद नहीं करेंगे? केपीके में बातें चल रही हैं। पंजाब में हमारा ख्याल कोई इत्तेहाद करने का कोई इरादा नहीं है। पंजाब में और सिंध में मेरे ख्याल से शायद जो भी इत्तेहाद होंगे वो इलेक्शन के बाद ही होंगे। जो इत्तेहाद होंगे वो इलेक्शन के बाद होंगे, नताइज की बुनियाद पे होंगे, उसी तनासब से होंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस इसी मंजरनामे पे बात की जाएगी, और ये बात की जाएगी कि इलेक्शन शेड्यूल के अंदर जो मुश्किलात हैं वो क्या तमाम पार्टीज कुली तौर के ऊपर उस पर सब्र करके बैठेंगी, या फिर अपनी अपनी मुश्किलात को दूसरों के कंधे पर रख के आसान बनाया जाएगा। इस पर बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि मुश्किलात हैं और उन्हीं मुश्किलात को लेके सबको मिल के चलना चाहिए, और जो मजमूई तौर पे सियासत है वो बेहतरी की तरफ होनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर अगर इल्ज़ामात रखेंगे और उसी पे पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? एक अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर कितनी जमातें अमल पैरा होती हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। महमूद मौलवी साहब, अगर देखें पॉइंट स्कोरिंग अगर ना करनी हो तो फिर सियासत किस नाम पर होती है? हमारे दूसरों की इज्जत उछालने पे होती है। हालांकि जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन का जारी हुआ है उसमें आप किसी दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, यहाँ पे होती है। कार रैली नहीं निकाल सकते, यहाँ पे निकाली जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इश्तिहार नहीं दे सकते, यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ज़ाब्ता अखलाक में से किसी एक के ऊपर भी अमल दरामद नहीं होता, तो फिर बेहतर सियासत कैसे हो सकती है जीतने के बाद? देखिए, एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि ये जो है ना बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ज़ातियात पे नहीं आना चाहिए, ये बहुत सही बात कर रहे हैं। और ये तो देखिए हमारे कल्चर का और दीन का हिस्सा भी है कि हम दूसरे की ज़ातियात के ऊपर ना आए, और दूसरे की अगर कोई ऐब भी है ना उसके ऊपर हम पर्दा डालें, उसको पर्दा उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करें कि देखें हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। हम ये क्यों कहते हैं कि दूसरों को नीचा करके अपने आप को कदावर बनाना ये कोई बड़ापन नहीं है। देखें, हम जो काम करेंगे, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, हम उसको डिस्कस करें, हम पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस करें। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे देखिए लोगों की एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही है। एक नेशनल असेंबली का आदमी खड़ा होता है, उससे भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब हमारे गटरों का क्या होगा। देखिए, ये गटर्स जो है लोकल बॉडीज का काम है, MNA MPA का काम है पॉलिसी के जी आवाम के लिए पॉलिसीज देना है। लेकिन महमूद मौलवी साहब, जब बल्दियाती इलेक्शंस वक्त पे नहीं होंगे, इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल नहीं किए जाएंगे, फिर आम वर्कर जो है, आम सारिफ जो है, आम शहरी जो है, वो MNA MPA की तरफ ही देखेगा और किसकी तरफ देखेगा? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि होना नहीं चाहिए। देखिए, अब तक जो है पंजाब में जो है बल्दियाती निज़ाम नहीं है,
ये तो सिंध में जो आ चुका है, वरना पंजाब में अब तक नहीं है। देखिए, बल्दियात के लोगों को जिसको बोलते हैं ना, पावर्स भी देने चाहिए ताकि वो डिलीवर कर सकें, ताकि जो MNAs है, MPs है, वो आवाम के लिए पॉलिसीज बना सकें। देखिए, इतने छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अच्छी पॉलिसीज बना लें, एडुकेशन की हम बातें करते हैं, देखिए एडुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि देखें ये जो डिफरेंस ऑफ सिलेबस है, हमारे यहाँ 4 ग्रेड के तो वो तरीके के तो एडुकेशन सिस्टम है, O लेवल, मैट्रिक, उर्दू मीडियम और फिर उसके बाद मदारिस। ये होना नहीं चाहिए। देखिए, मदारिस में भी हमको अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहिए। आज दुनिया आगे जा रही है, उधर भी साइंस पढ़ाना चाहिए। हम बच्चे को 6 क्लास तक तो उर्दू मीडियम में पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको वो ए फॉर एप्पल शुरू करता है क्लास 6 से, और फिर हम उसको कहते हैं कि compete करो जो है इंग्लिश मीडियम के साथ। ये ज्यादती है। और आप ये देखें ना कि स्कूलों की फीस, जो गवर्नमेंट के स्कूल हमारे दौर में थे, उनसे भी पढ़ के लोग कहां से कहां पहुंच गए, मगर आज गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है एडुकेशन की। हम अपने बच्चों को क्यों दूसरे स्कूलों में डाल रहे हैं? इतनी महंगी, मतलब जो महंगाई की बात कर रहे हैं, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये एक नॉर्मल स्कूल की कराची में फीस है। जो मैं टॉप क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मिडिल क्लास स्कूल की फीस 25,000-30 हज़ार है आज। तो हम चीज़ों को उनकी बात करें, हम बिजली की बात करें, हम गैस की बात करें, हम रोजगार की पॉलिसी की बात करें, हम इंडस्ट्री कैसे लगाएगा उसकी बात करें, एक्सपोर्ट्स के ऊपर आए, इंपोर्ट्स को कट डाउन की बात करें। हम बात उन चीज़ों की नहीं कर रहे कि जी फलाने ने ये किया, फलाने ने चोरी किया, फलाना उसके ये था। हम इन चीज़ों पे हमें नहीं आना चाहिए। हमें आना चाहिए पॉलिसी मैटर्स पे कि जी हम अपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने इंपोर्ट्स कैसे कम करेंगे, हम लोगों को जो है मैन पावर कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। लोग कह रहे जी 5,000 आदमी चले गए। देखिए, इस मुल्क से अगर मैन पावर हम एक्सपोर्ट करेंगे, आप हमारे बराबर में फिलीपीन को देख लो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उनके मैन पावर एक्सपोर्ट से आ रहा है। देखिए, इसमें हमें वो देखना चाहिए। हमें जो है बहुत सारी मेजर इश्यूज के ऊपर बात करना चाहिए। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो इंतखाबी मंशूर के अंदर शामिल होनी चाहिए ये सारी चीजें, लेकिन इंतखाबी मंशूर में यहाँ पे ये चीजें शामिल नहीं होती, अमूमी तौर पे नहीं होती। वो दूसरों पे तनकीद होती है, वो दूसरों की बैड गवर्नेंस का तज़किरा होता है। कैसे ये बदकिस्मती है। देखिए, इस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे नौजवान जो आएंगे वो इस कल्चर को चेंज करेंगे। देखिए ना, ये कल्चर चेंज होना चाहिए। हम क्यों जो है दूसरों के ऊपर जी फलाना ये था फलाना। देखिए, हम बात करें बड़ी बड़ी इश्यूज के ऊपर। लोग चांद पे चले गए, हम अभी तक जो है, देखिए मैं गया था चाइना, चाइनीज ने मुझे कहा था, कहने लगा हम पाकिस्तान से साइकिल इंपोर्ट करते थे, हमारी ये हालत थी। आज हम हवाई जहाज और पानी के जहाज एक्सपोर्ट कर बेच रहे हैं, बना रहे हैं, और हम अभी तक जो है साइकिल पे ही रहे। हम मोटरसाइकिल भी जो है असेंबल कर रहे हैं, बना नहीं पा रहे। हम कहां रह गए? इसी के ऊपर कमेंट मैं कैसर अहमद शेख साहब का लेना चाहूंगा। कैसर शेख साहब, माजी के अंदर किसने क्या किया, कितनी बेहतरी लाई या कितनी जिद्दत दिखाई, वो एक अलग मामला, लेकिन हाल की सूरत हाल को देखते हुए मुस्तकबिल में हमें चैलेंजेस मुख्तलिफ दरपेश है माजी की निस्बत। ये भी तासुर गलत नहीं है कि अगले 20 से 25 सालों में अभी जो नौकरियां चल रही हैं, 60% वो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, वो नई तर्ज की नौकरियां होंगी, वो नए तर्ज के चैलेंजेस होंगे। क्या हम अपने इंतखाबी मंशूर में या अपनी सियासत के अंदर उन चैलेंजेस को रखते हैं, या फिर सड़कें बनाने में और इक़्तिदार के मजे लेने में गुजार देते हैं? देखिए, मौलवी महमूद साहब ने बड़ी तफसील से बात की और बड़ी अच्छी बातें की। बिजनेसमैन हैं, मामलात को समझते हैं। हमारी तमाम पार्टियां, हमें प्लानिंग ही हम नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं है। अभी इलेक्शन होने वाला है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं। किसी पार्टी ने ये अगर किया भी है तो इंडिविजुअल मैनिफेस्टो की बने हैं। ये तो फुल फ्लेज कमेटी होनी चाहिए, हर एक से रब्ता होना चाहिए। ये है वक़्त असल बात का कि हम प्लान करें और हम देखिए ना, इस वक्त मैं अर्ज कर 40% आपके लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जो तकरीबन 9.5 करोड़ बंदा बनता है 25-24 करोड़ की आबादी में। ये दुनिया के सबसे ज्यादा परसेंटेज है। दुनिया की पूरी एवरेज अगर पूरी दुनिया की आबादी ले लें तो 800 करोड़ की आबादी है और 66 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। 8.25%, 92% गुर्बत में नहीं है।
हमारे यहाँ 40% गरीब हैं, और हमारी तो प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम किस तरह इनको गुर्बत से निकालेंगे। अगले 5 सालों में कितने कम होंगे जो गरीब नहीं रहेंगे। चाइना ने 60 करोड़ लोग, मैं खुद चाइना पहली बार 1972 में गया, सही कह रहे हैं महमूद साहब कि उस वक्त तो चाइना हमसे साइकिल इंपोर्ट करता, उनके यहाँ तो सिर्फ साइकिल थे, उनके यहाँ तो ड्रेस भी नहीं था उनके पास अपना, लड़के और लड़की का फर्क वो नहीं था। देखते देखते उन्होंने 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया। हमारी तो प्लानिंग नहीं, आइंदा भी कोई कामयाबी नहीं होनी हमारी। हमने मेहनत नहीं कर रहे, हमारी पूरी कौम जो है मेहनत से भाग रही है। हमारा दिल है कि रातों रात हम अमीर बन जाएं, और हम कोई ये पार्टियां एक दूसरे से मुकाबला तो ये करना चाहिए ना, कितने बच्चे स्कूल जाएंगे, हम अपनी टारगेट दें, हर पार्टी दे। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ एक दूसरे को पर दुश्मन तरादी चल रही है। पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए, क्या किया मैंने देखा है असेंबली में, इतना मैं बड़े अरसे से असेंबली में जा रहा हूँ, लेकिन जो पिछले 5 साल गुजरे हैं बस सबसे ज्यादा खराब गुजरे हैं। और अगले आने वाले सालों में क्या रिजल्ट देंगे जब हम आपस में ही रंजे। अभी से हमने कहना शुरू कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमने इलेक्शन कमीशन पे कॉन्फिडेंस हमें नहीं है, तो जो भी हार जाएगा और हारेगा, एक कोई जीतेगा कोई हारेगा, हारने वाले ने कबूल ही नहीं करने रिजल्ट, और फिर वही धरने होंगे, वही आपस में एक दूसरे को लड़ाई। हम तरक्की की बात ही नहीं कर रहे। लोगों को भी वोट देनी चाहिए, उन लोगों को जो डेवलपमेंट की बात करें। पूरी दुनिया इस वक्त एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ये फार्मूला भी आसान है, फार्मूला सबको पता है कि तरक्की किस तरह होनी है। हमारा पड़ोस में 1990 तक पाकिस्तान आगे जा रहा था, हालांकि जब पाकिस्तान बना तो जो इलाके हमारे पास आए वो कम कल्चर थे, कम एजुकेशन थी, कम इंडस्ट्री थी, लेकिन तब भी 1990 तक हम कम्पीट करते रहे इंडिया को। अब 90 के बाद 23 साल जमहूरी हुकूमतें रही है ना। अभी मुझे ये बताइए कि क्या हुआ, 4 गुना इकानमी थी इंडिया की, बड़ी सीधी सीधी बात है, आज 13 गुना इकानमी। वही बात है ना, माजी के सुहाने दिनों की सिर्फ याद पे अगली जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। नहीं करे जब हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे। देखिए बात ये है, ये जो आप अंदाजा कीजिए ना, 2017 में हमारा डिफेंस का बजट था 10 अरब डॉलर, इंडिया का डिफेंस का बजट था 40 अरब डॉलर, हमसे 4 गुना थे। आज वो हमारा कम होकर 10 अरब से 6.5 अरब डॉलर हो गया है। इंडिया का 40 अरब डॉलर से बढ़ के 83 बिलियन डॉलर हो गया, आज 13-14 गुना हो गया। अब ये क्यों हुआ? ये हुआ कि हम आपस में टरमाइल करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे और नीचे चले जाए। कोई मुझे नहीं नजर आ रहा कि आने वाले दिनों में भी आप कोई रिजल्ट निकाल सकेंगे। सही। तैमूर साहब की राय इस पे लेनी है। तैमूर साहब, जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि हमें तरक्की करनी चाहिए और तरक्की के लिए बेशुमार चैलेंजेस दरपेश होते हैं, लेकिन फिर सवाल ये है कि जब अभी से मालूम हो कि इलेक्शन जो है वो कलेक्टिव बननी है और फिर वो जो इलेक्शन के बाद हुकूमत बनेगी उसमें फिर वही बातें होंगी कि इत्तेहादी थे, इत्तेहादियों के प्रेशर होते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के मुताबिक हम फैसले नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये फैसले कौन करेगा और उसके लिए इकदाम किसे उठाना पड़ेंगे? बड़ा सिंपल की एक मैं समझता हूँ थ्योरी हमारी जो है वो आपने देखी है। अभी जो पिछले चंद माह गुजरे थे, जो ये छोटी सी एक पीडीएम की हुकूमत थी, ये कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, पर जिस दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ था, जो हमारे मसले वर्ल्ड बैंक IMF के साथ चल रहे थे, हमने वो सॉल्व किए। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो खराब थी, हमने बेहतर करने की कोशिश, जिसने इस मुल्क को बर्बाद किया। वो एलिमेंट जिसने इस मुल्क को कोशिश की फेल करे, अपनी तरफ अटैक किया, आज वो माइनस नजर आ रहा है। और उसके अलावा आज जितनी भी जमातें हैं, चाहे हम उनसे बनते हो ना बनते हो, उसमें सब पॉजिटिव सोच रहे हैं और सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो। तो अभी एक लोड़ी लंगड़ी हुकूमत आए या एक पार्टी को पूरा पावर मिले, मैं समझता हूँ पिछले जैसी भी हुकूमत मिलती है तो मेरे ख्याल से बड़ा क्लियरली जरदारी साहब ने ये बात पहले भी कही थी और अभी भी रिपीट की है कि हम सब सियासत को छोड़ के और इस मुल्क को और इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए स्ट्राइव करेंगे। पॉलिटिक्स विल बी सेकेंडरी, पाकिस्तान विल बी प्राइमरी। तो मैं समझता हूँ अगर सब लोग इसी जज्बे के साथ सच्ची नीयत से आगे आते हैं तो हम इस मुल्क को बहुत सी तकलीफों से निकाल के भिजा सकते हैं और बहुत सी बेहतरी ला सकते हैं। सही। महमूद मौलवी साहब, एक आखिरी सवाल, क्या इमरान इस्माइल साहब या अली जैदी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? और दूसरा ये कि सिंध और पंजाब के अंदर तो आप मजबूत हैं, क्या केपी में कोई तवज्जो नहीं है या केपी में उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे?
देखिए, मैं आपको बता दूं, अली जैदी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे और इमरान इस्माइल साहब के 2 साल कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि वो जो गवर्नर रह चुके हैं एज पर पॉलिसी, वो रेजिग्नेशन के 2 साल तक इलेक्शन लड़ नहीं सकते। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं केपी में तो मैं कहूँगा कि खटक साहब जो है उन्होंने पार्टी बनाई हुई है और इस वक्त क्योंकि वहाँ पे भी जो एक्स पीटीआई के लोग जा रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन इस वक्त पंजाब और सिंध में ही है। तो मैं आपसे गलत कहूँ कि जी अभी, क्योंकि इस वक्त टाइम ही नहीं है, इतने शॉर्ट टाइम में हम देखें ना केपीके में लोगों को उतारना हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 या 3-4 सीटें हम भी वहाँ पे भी कोई ट्रोलर्स जो है उनको हम टिकट दें और वो इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन के नताइज के बाद क्या आईपीपी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन इन्हें एक ही समझा जाए, इत्तेहाद होता दिखाई देता है? देखिए, इत्तेहाद होता बहुतों में दिखाई देता है। मैं कहूँगा कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और इसमें इत्तेहाद होता हुआ क्यों दिखाई नहीं देता। हम तो देखें, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, जो मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, जरदारी साहब ने सही कहा कि हमें इस वक्त पॉलिटिक्स को पीछे रखना चाहिए और हमें मुल्क के मफाद में बात करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहेंगे और मुल्क को किसी तरीके से डैमेज करेंगे या मुल्क को डैमेज करने से नहीं रोकेंगे, तब भी मेरे ख्याल से हम मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। अगर मुल्क डैमेज हो रहा है उसको हमें रोकना चाहिए। डैमेज करना तो सेकेंडरी बात है, हमें रोकना चाहिए। पॉलिटिक्स बाद में है, पहले जो है पाकिस्तान है। सियासत बाद में, मुल्क पहले है। और मुल्क का अगर कोई डैमेज हो रहा है तो उसके लिए कुली तौर पे सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब, कैसर अहमद शेख साहब, तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त दिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पे बात करेंगे जो मुल्की मसाइल के इशूज़ हैं। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और कुछ मनाजिर देखे होंगे, कोई कंपेन देखी होगी और उस कंपेन के बारे में इत्तलात जो मंजर-ए-आम पे आई वो ये कि बलोच जो हैं वो इस वक्त एक मार्च कर रहे हैं अपने हुकूक के लिए। किन हुकूक के लिए, किसके लिए? कुछ उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगियाँ हुई, फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर हम बेहतर किरदार अदा करना चाहते हैं। वो चलते चलते इस्लामाबाद तक भी आ गए और आज जो है निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने उस पर नोटिस लिया, मुज़ाकराती एक टीम बनाई। मुज़ाकराती टीम में फ़वाद हसन फ़वाद मौजूद थे, मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद थे और उन्होंने जाके उनके साथ मुज़ाकरात किए और उनके जो लोग कल गिरफ्तार किए गए थे आज वो अदालत में पेश हुए और अदालत से रिहा भी कर दिए गए। लेकिन इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं और उनके मकासद की तकमील कब होगी या वो तकमील किस तरीके से रोकी जा सकती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार शाहिद रिंद साहब ने। शाहिद साहब, बहुत मशकूर हूँ आपके वक्त का। शाहिद साहब, ये जो बालाच बलोच के नाम पे जारी बलोच मार्च है, इसकी अब तक हकीकत क्या मंजर आम पे आ सकती है और वो जो इनके सरकर्दा लोग हैं जो इस मार्च के अंदर मौजूद हैं और जो गिले शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं, उनके गिले शिकवे किस हद तक जायज? या सर देखें, दो चीजें हमारे सामने। एक क्लेम वो है जो इस वक्त मार्च करने वाले लोगों का क्लेम है, वो ये कहते हैं कि बालाच बेगुनाह है। दूसरा क्लेम हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का सीटीडी ये क्लेम करती है कि बालाच जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस था और उसे हिरासत में लिया गया और उसके तबादले में 2 दीगर मुल्जमान समेत बालाच मारा गया। ये 2 क्लेम्स हैं जो हमारे सामने है इस वक्त। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये वाकया जब पेश आया, तकरीबन नवंबर का ये एंड था, 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात को ये वाकया तुर्बत में पेश आया। उसके बाद जो इब्तदाई मुतालबा था फैमिली का वो ये था कि सीटीडी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जिसके लिए तुर्बत से क्वेटा तक मार्च किया गया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के खिलाफ बाकायदा FIR लॉन्च हुई। तो बेसिकली जो मुतालबा था लवाहिकीन का या फैमिली का वो एड्रेस हो चुका था क्वेटा में। तो हुकूमत ने उन्हें कुछ मौके फराहम किए कि आप F9 पर या H9 पे प्रोटेस्ट कर लें, वो उसके लिए तैयार नहीं थे। IG पुलिस का ये क्लेम है कि कल भी इनकी तरफ से जो है इब्तदा की गई, जो भी सूरत हाल हुई उसके बाद अभी की जो सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान की जो भी सिचुएशन है उसमें जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अगर वो चीजों की ओनरशिप लें तो उनके साथ स्टेट या उसके इंस्टीट्यूशंस बात कर सकते हैं।
लेकिन ऐसी किसी भी सूरत हाल में हमें पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो बैकफुट पे नजर आती हैं। जब वो बैकफुट पे होती हैं तो फिर कोई भी एक नई तंजीम बनती है, एक चंद अफराद इकट्ठे होते हैं, उनका नजरिया या उनके ख्यालात एक जैसे होते हैं, तो फिर वो उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी इक़दाम उठाते हैं। नहीं, तो आपको किस मसलहत या मंतिक के तहत ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो बलूचिस्तान की हैं वो बैकफुट पे दिखाई देती? देखिए, लाजमी सी बात है, जो इश्यूज हैं बलूचिस्तान के, इस वक्त इलेक्शन का वक्त है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि वो कोई भी ऐसा ब्लेम अपने ऊपर ले जिससे उन्हें पॉलिटिकली कोई नुकसान हो, ये वो समझती हैं। और बलूचिस्तान के जितने भी मेन इश्यूज हैं, खासकर अगर आप लापता अफराद का मसला ले लें, लापता अफराद के मसले से बिल्कुल इनकार करना भी मुमकिन नहीं है। एक हकीकत है कि वो मसला अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए जो रोल पॉलिटिकल फोर्सेस को अदा करना था वो अदा करने में माजी में नाकाम नजर आई, और माजी में नाकाम नजर आई, जिसकी वजह से ये एहतजाज की सूरत हाल हुई। और ये मामला एड्रेस जब हो चुका था हुकूमत बलूचिस्तान के आगे और दूसरा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, तो फिर ये मार्च की ज़रूरत नहीं बनती थी। लेकिन इसके लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। किसी फ़र्द वाहिद या ग्रोह के साथ तो मुलाकात या मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।